अगर आप कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे तो उससे रिलेटेड रिस्क होगी एंड वो रिस्क आपको समझनी है बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं आती और अगर आप ये छोटा सा वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में समझ आ जाएंगे। आपने कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट सुने होंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को 4 से 5 साल तक स्टॉक मार्केट में रहने दो, उस पैसे को विड्रॉ मत करना। आपने दूसरा स्टेटमेंट सुना होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपको स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्ट करना चाहिए और डेट या बॉन्ड मार्केट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए उसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या निवेश कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिस तरीके से हम अपने लिए निवेश करते हैं उसी तरीके से हम अपने पेरेंट्स के लिए भी निवेश करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी निवेश करते हैं और ये एक बहुत ही गलत सिस्टम और प्रोसेस है। मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाने का एग्जाम्पल लें तो बच्चे जो होते हैं अगर वो बहुत छोटी एज में होते हैं वो शक्कर भी खाते हैं या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें पिज्ज़ा बर्गर भी खाते हैं तो उनकी हेल्थ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं, उनकी सारी एनर्जी वो आराम से बर्न कर लेंगे एंड होपफुली उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पेरेंट्स की एज पे बहुत अनहेल्दी खाना खाएं तो उनकी हेल्थ पे बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ेगा। सो जो हमारी फूड रिलेटेड डाइट होती है वो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट होती है। सिमिलरली जो हमारी फाइनेंशियल डाइट या फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है वो भी अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आपको खुद के लिए कैसे निवेश करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कैसे निवेश करना है और आपको अपने बच्चों के लिए कैसे निवेश करना है। अगर आपको बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं आती और अगर आप ये छोटा सा वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में समझ आ जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे कि अक्षत हमारे लिए तो ठीक है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी ठीक है, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं, तो मैनू की मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीखनी है। तो हो सकता है आगे चल के आपके बच्चे हो जाएं। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, मुझे तो फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ टाइप चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीख लो। जो बच्चों के लिए अपन ने बात करी है वो भी आप देख लेना, समझ लेना एंड उसको आप अपने पार्टी मनी में लगा देना या फन मनी में लगा देना। तो अब अपन सीरियस डिस्कशन शुरू करते हैं एंड सबसे पहले अपन समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अराउंड इन्वेस्टिंग जो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ये बेसिक रूल समझ लेंगे तो आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी और आप बहुत आसान वे में समझ पाएंगे कि किस तरीके के एसेट्स में निवेश करना है वर्सेस किस तरीके के एसेट्स में निवेश नहीं करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अ गुड एसेट। आपने कई बार सुना होगा कि अच्छे एसेट में निवेश करो, अच्छी चीजें खरीदो। तो अच्छे एसेट का फाइनेंस की सेंस में मतलब क्या होता है? तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या इक्वेशन सेंसिबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने सुना होगा अमेरिका के बारे में तो वहां पे एक सेइंग होती है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, मतलब कि जितनी ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की संभावना है। उसी को हम बोलते हैं हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फाइनेंस में अप्लाई करो तो उसमें कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि आपकी रिस्क रिवॉर्ड, कि आप जितनी रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, ये इक्वेशन फिट बैठनी चाहिए। तो इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हमारी चॉइस नंबर 1 है कि आप फिक्स डिपॉजिट अपने पैसे की करा लो, आपको 6% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। आपके पास ऑप्शन 2 या चॉइस 2 ये है कि आप जाके उसी पैसे से आईटीसी का स्टॉक खरीद लो और आपको पता चल जाता है कि इसमें यार 6% का रिटर्न ही आएगा। तो इनमें से बेटर चॉइस कौन सी है? अब आप मुझसे हो सकता है ये बोलो कि मुझे तो चिप्स विप्स खाने का बहुत शौक है एंड बीच बीच में मैं सिगरेट भी पी लेता हूं, तो मेरे तो फेवरेट आईटीसी है, तो मैं अपना पैसा आईटीसी में जाके लगा दूंगा। तो ये फाइनेंशियली इनकरेक्ट डिसीजन है। क्यों इनकरेक्ट डिसीजन है? बिकॉज यहां पे आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज कि रिटर्न, तो रिटर्न अपने पास बहुत क्लियर है कि हम मान लो इसमें 100 रुपए लगाते हैं तो हमारा रिटर्न कितना आ रहा है यहाँ पे 6 रुपए, और यहां पे अगर हम 100 रुपए लगा रहे हैं तो हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, अगेन हमारा रिटर्न 6 रुपए आ रहा है। तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, लेकिन रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है? फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा रिस्क होती है कि आईटीसी या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की रिस्क ज्यादा होती है। अब आपको अगर ज्यादा फाइनेंस नहीं आती तब भी आप ये पॉइंट फटाफट समझ लोगे कि यार बैंक में रिस्क कम होती है, अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट करा ली एटलीस्ट उसमें पैसा डूबने की संभावना बहुत कम है। तो रिस्क कहां पे कम हो गई? रिस्क इस ऑप्शन में कम हो गई।
तो फाइनेंशियली स्पीकिंग रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन किस ऑप्शन की ज्यादा बेटर हुई? तो रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन ऑप्शन नंबर 1 की ज्यादा हुई। तो इसलिए अगर आपको 100 रुपए इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में इन्वेस्ट करने हैं तो वो लॉजिकली ऑप्शन 1 होना चाहिए। अगेन क्यों? मैं थोड़ा सा ओवर एम्फेसाइज कर रहा हूं, सिंपली बिकॉज फाइनेंस के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन सेंसिबल होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड हम एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिफरेंट एसेट्स के साथ, जैसे कि एसेट क्लासेस की हम बात करें तो क्रिप्टोज एक एसेट क्लास हो गया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स हैं। तो इन सारे एसेट्स में रिस्क क्या है और किस किस तरह की रिस्क है, अब ये एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत ही समराइज वे में समझाता हूं। तो जैसे आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि क्रिप्टोज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। आपकी कैपिटल लॉस होने की संभावना सबसे ज्यादा क्रिप्टो में है। क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है। लेकिन आपको समझना क्या है कि रिस्की एसेट्स इसमें से क्या हैं वर्सेस लेस रिस्की एसेट्स कौन से हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स के इकोसिस्टम को एनालाइज करें तो आपको फटाफट ये चीज समझ में आ जाएगी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में यूजुअली कम रिस्क होता है, मिड कैप स्टॉक्स में एवरेज रिस्क होता है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्टॉक्स के इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो सिमिलरली आप अगर बॉन्ड्स में आओ तो आपको पता चलेगा कि अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट करा लेते हो, वो भी किसी अच्छे बैंक में, तो रिस्क उसमें बहुत कम होती है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, उसमें भी रिस्क बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट डेट में चले जाते हो तो रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है। सिमिलरली आप बहुत छोटी कंपनी की कॉर्पोरेट डेट खरीद लेते हो तो अगेन उसमें रिस्क सबसे ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली अगर आप रियल एस्टेट का एनालिसिस करो तो उसमें क्या रिस्क होती है? उसमें दो तरीके की रिस्क होती है। पहली रिस्क ये होती है कि रियल एस्टेट की साइकिल बहुत लंबी होती है। साइकिल लंबी होने का मतलब ये कि अगर रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी अगले 10 सालों तक। लेकिन अगर रियल एस्टेट की प्राइसेस गिरने लगी तो यूजुअली देखा गया है कि उसकी साइकिल बहुत लंबी होती है और हो सकता है वो 10 सालों तक कोई रिटर्न भी ना दे। जैसा कि पिछले दशक में हुआ था कि 2008 से 2022 तक रियल एस्टेट का रिटर्न बहुत खराब रहा। रियल एस्टेट में और क्या रिस्क होती है? रियल एस्टेट में बेचने की रिस्क भी होती है कि मान लो आपको कल पैसे की जरूरत है और आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के हो जाए 1.5 करोड़, लेकिन आपको पैसे की अगर इमीडिएट जरूरत है तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपकी फटाफट ना बिके या आपको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़े। डिस्ट्रेस सेल का मतलब कि भाई तू खरीद ले प्रॉपर्टी, जितने भी पैसे देने हैं दे दे, तो वो डिस्ट्रेस सेल होती है। तो प्रॉपर्टी में ये सारी रिस्क होती हैं। सिमिलरली अगर आप कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे तो उससे रिलेटेड रिस्क होगी एंड वो रिस्क आपको समझनी है बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चाहे आप वो खुद के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। अब तीसरा और फाइनल कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने लिए कैसे इन्वेस्ट करता हूं, अपने बेटे के लिए कैसे इन्वेस्ट करता हूं और अपने पेरेंट्स के लिए कैसे इन्वेस्ट करता हूं। तो मैं आपको अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मेजर माइलस्टोन्स का। मेजर माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका बच्चा है एंड उसकी आपको कॉलेज की फीस भरनी है आज से 10 साल बाद की, वो बैचलर्स डिग्री करने जाएगा एंड तब आपको हो सकता है 15 लाख रुपए की जरूरत पड़े। तो वो एक हो गया मेजर माइलस्टोन। तो आपको इस कॉर्पस को बनाने के लिए किस तरीके का निवेश करना चाहिए अपन उसकी बात करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स हैं तो हो सकता है कि एज के साथ साथ उनकी हेल्थ पे खर्चा बढ़ता जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसी तरीके से आपको एक सिंपल सी लिस्ट एक बनानी पड़ेगी जो आपके मेजर माइलस्टोन है। अब वो शादी भी हो सकती है, वो घर खरीदना भी हो सकता है, वो पेरेंट्स की हेल्थ केयर पे खर्चा भी हो सकता है, वो बच्चों की पढ़ाई भी हो सकती है। तो आप एक छोटी सी लिस्ट बना लें तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कि किस मेजर माइलस्टोन पे आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो अपन ने 3 कोर कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहला ये कि रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन क्या होती है एंड अच्छा एसेट क्या होता है, क्योंकि आपको पैसा हमेशा अच्छे एसेट में डालना है। दूसरी चीज कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, सब में कुछ ना कुछ रिस्क और खामियां होंगी। थर्ड एंड फाइनली आपको अपने लाइफ के मेजर माइलस्टोन्स पता होने चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टिंग जो भी होती है वो बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड जर्नी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए। अब मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी से बताता हूं कि मैं अपने लिए कैसे इन्वेस्ट करता हूं, अपने पेरेंट्स के लिए कैसे इन्वेस्ट करता हूं और मेरा 2 साल का बेटा है मैं उसके लिए कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैं खुद के लिए कैसे इन्वेस्ट करता हूं। तो मेरी एज है 34 एंड ये मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं। सो टू से मैं इसको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं बोलूंगा, उस टॉपिक के बारे में हम अलग से बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन इन 3 पॉइंट्स के थ्रू आपको मेरी पर्सनल सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा गोल इन्वेस्ट करते टाइम ये है कि मैं मार्केट से ज्यादा रिटर्न बनाऊं। मार्केट से ज्यादा रिटर्न का मतलब कि जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का रिटर्न यूजुअली 12% होता है, तो मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो इस तरह से डिजाइन करना चाहता हूं जो मुझे 12% से ज्यादा रिटर्न दे।
तो ये मेरा एक बहुत ही डिफाइंड क्लियर गोल हो गया। मेरी दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं अभी पैसा अर्न कर रहा हूँ, मेरी मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो इंग्लिश में है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, एंड मैं उसका एक हिंदी अपडेटेड वर्जन भी बना दूंगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है, इसलिए मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि यार अगर मेरे इन्वेस्टमेंट खराब भी हो गए, एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो में खराब भी हो गए, तो भी मेरे पास अभी 25-26 साल की अर्निंग अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स में है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स में और ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक हो गया, या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या एशियन पेंट्स टाइप की कंपनी हो गई। तो इस तरीके के स्टॉक्स मैंने मेजरली खरीद रखे हैं, एंड 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स। सेकंड की कैटेगरी हो गई कि अप्रॉक्सीमेटली 25% और मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में है। तो ये दूसरा पहलू हो गया मेरे पोर्टफोलियो का। और तीसरा पहलू मेरे पोर्टफोलियो का हो गया रियल एस्टेट और क्रिप्टोज। अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन रफली 25% जो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट और क्रिप्टोज के मिक्सचर से बना हुआ है। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। 50% स्टॉक्स लार्ज कैप, ये इंडियन स्टॉक्स भी हैं, ये यूएस स्टॉक्स भी हैं, एंड कुछ चाइनीज स्टॉक्स भी हैं जो मैंने खरीदे हैं, एंड ये सारे के सारे ब्लू चिप लार्ज स्केल कंपनीज में हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में अभी मेरे पास अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके की कंपनीज के स्टॉक्स हैं। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि अक्षत आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है, तो वो बिसाइड्स द पॉइंट, उसका कोई महत्व नहीं बनता कि मैं उसको डिस्क्लोज करूं। आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो पोर्टफोलियो है ये मैंने किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से, जो कि बीटिंग द मार्केट वाला ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। सिमिलरली आपको अपनी सिचुएशन देखते हुए ये डिसाइड करना है कि आपको रिस्की एसेट्स में रहना है, कम रिस्की एसेट्स में रहना है, कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेनी और सिर्फ एफडी करानी है। वो आपकी एक पर्सनल चॉइस होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, और मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर आप यंग हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको थोड़ी सी ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब कि थोड़े से रिस्की एसेट्स में पैसा डालो। अब रिस्क आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप कंपनीज हैं, या क्रिप्टोज हैं। आपको जिस भी एसेट में डालना है आप डालिए, लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव से डालिए कि आपने कुछ ग्रोथ पोर्टफोलियो की तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। एंड इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी थियरी भी बता दूं। अब आप ये अज्यूम करके चलो कि आपकी जितनी भी सैलरी आ रही है आप उसकी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करा दो, ये सोच के कि यार मेरे को तो अपने पैसे के साथ रिस्क लेनी नहीं है, मैं तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा। तो ठीक है, आपका पैसा सेफ हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन या बढ़ती महंगाई की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो रियल टर्म्स में ग्रो नहीं करेगा। एक और मैं आपको नंबर से बताता हूं जो आज का सिनारियो है उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपए बैंक में जाके रख दो तो आपको फिक्स डिपॉजिट रेट कितना मिलेगा? 5 से 6% के बीच में। इन्फ्लेशन कितना है? 8%। तो 8% माइनस 5 से 6%, 6% भी मान लेते हैं, तो 2% का आपको लॉस डेफिनेट है। तो 100 रुपए अगर आपने आज फिक्स डिपॉजिट में डाले तो वो अगले साल तक 98 रुपीज़ हो जाएंगे इन रियल टर्म्स, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए जो यंग लोग होते हैं उनको थोड़ी सी ग्रोथ इन्वेस्टिंग तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि एटलीस्ट आपको इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा अपने पैसे को सेफ रखने के लिए। अब हम चलते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब भी हम अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यूजुअल सर्कमस्टांस में, एक एवरेज सर्कमस्टांस के बारे में बात करूंगा क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि मोस्टली पेरेंट्स को एक प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए होती है। प्रिडिक्टेबल इनकम का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे अगर आपने 2021 में स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो अभी 2022 में क्योंकि मार्केट 15% नीचे चला गया है, तो रफली आपके 1 लाख रुपए 85,000 रुपए बन जाते। तो आपका लॉस चल रहा होता, आप विड्रॉ नहीं कर पाते। तो वो प्रिडिक्टेबल इनकम है? द आंसर इज नो, वो प्रिडिक्टेबल इनकम बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको कोई गारंटी दे सकता है कि मार्केट वापस अपने नॉर्मल लेवल पे या अपने प्रीवियस हाई पे कब आएगा? कोई भी नहीं दे सकता। सब आपको अपनी अपनी एडवाइस देंगे, सब आपको अपनी अपनी थियरी और एस्पेक्ट्स बताएंगे, लेकिन कोई ये श्योर शॉट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट्स कब रिकवर होगा। अब आपने जो 1 लाख रुपए डाला था 2021 में, अब हो सकता है कि 2025 तक आपको रिटर्न नहीं मिले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रेडिक्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जब भी अपन इक्विटीज या क्रिप्टोज या किसी भी ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रिडिक्ट करना चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मोस्टली हमारे पेरेंट्स जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनको प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कुछ मेजर माइलस्टोन्स, स्पेशली इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेव करके कुछ पैसा रखना चाहिए। कितना पैसा वो आपको खुद फिगर आउट करना है। हो सकता है आपके हिसाब से आप ये अज्यूम करो कि मुझे
कम से कम 5 लाख रुपए एक सेफ इमरजेंसी फंड में रखने हैं अपने पेरेंट्स के खर्चे के लिए। तो आप क्या करोगे उसका, आप उसमें कुछ नहीं करो, आप उसमें सिर्फ फिक्स डिपॉजिट बनवा के छोड़ दो। आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं रो, क्योंकि एफडी आप आराम से 2 दिन में ब्रेक कर सकते हो और वो पैसा निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई इमरजेंसी फंड की प्लानिंग। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है रेगुलर इनकम का, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स का व्यू पॉइंट ये होता है कि हम रिटायर हो चुके हैं एंड हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमारी कुछ ना कुछ रेगुलर आय या इनकम होती रहे। तो मोस्टली आपके पास 2 अच्छे ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का और दूसरा होता है बॉन्ड्स का। तो बॉन्ड्स में जैसे फिक्स डिपॉजिट भी एक तरीके का बॉन्ड होता है, सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं एंड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जिसमें आपको 8 से 12% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। वो कंप्लीटली रिस्क फ्री होते हैं? द आंसर इज नो, वो कंप्लीटली रिस्क फ्री तो नहीं होते, लेकिन उसमें प्रेडिक्टेबल इनकम होती है और वो इक्विटीज या स्टॉक से थोड़े से ज्यादा सेफ होते हैं। तो एक यूजुअल स्प्लिट में आपको जो बताऊंगा पेरेंट्स के लिए, वो मैं आपको ये बोलूंगा कि रफली आपका 70-30 का रेशियो आपको फिगर आउट करना चाहिए, जिसमें 70% आप डिफेंसिव एसेट्स में डालो। तो डिफेंसिव एसेट्स का मतलब क्या हो गया, आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, आपने डिफेंसिव स्टॉक्स, जैसे कई सारी एफएमसीजी कंपनीज होती हैं जिनकी प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, वो गिरते भी बहुत ज्यादा नहीं है और वो बढ़ते भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। तो आप ये ऑप्शन एक एक्सप्लोर कर सकते हो। जो 30% होता है वो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप थोड़े से ज्यादा ग्रोथ एसेट्स में डाल सकते हो और मोस्टली आपको ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनीज ही खरीदनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ इक्विटीज। तो ये मैं आपको स्प्लिट बताऊंगा और एक फाइनल पॉइंट ये बोलूंगा कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उससे एक कैश फ्लो और एक रेगुलर इनकम आती जाती है। और अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी इस व्यू पॉइंट से खरीदी है कि यार मेरे को बेचनी नहीं है, ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए कैश फ्लो है, तो एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेट्स वर्स्ट केस सिनेरियो गिरते नहीं है, बहुत ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं गिरते, एंड वो आपको रेगुलर कैश फ्लो भी बना के देती चली जाती है। अब थर्ड ऑप्शन आता है अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने का। अब आप में से कई लोग फिर से मेरे से बोलोगे कि अक्षत हमारी शादी भी नहीं हुई या बच्चों की बात कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और वो हमें घूर रहे हैं भी इस समय कि तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो। तो आप कंटिन्यू करिए देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब अपन बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अपन इंटर जनरेशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इंटर जनरेशनल इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम अगली जनरेशन के लिए या नेक्स्ट पीढ़ी के लिए सेव कर रहे हैं वो पैसा। तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आपके बच्चे पे मेजर खर्चा तब होगा यूजुअली स्पीकिंग जब उसे कॉलेज जाना होगा, या हो सकता है बाद में विदेश पढ़ने जाना हो, या हो सकता है कि घर खरीदने में मदद चाहिए हो, या हो सकता है आपको बहुत लाविश शादी करानी हो अंबानी की तरह। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीजें थोड़े टाइम बाद आएगी, अज्यूमिंग कि आपका बच्चा भी यंग है। जैसे मेरा बेटा अभी 2 साल का है, तो मेरा मेजर खर्चा आज से 15 साल बाद होगा। तो इसलिए जब मैं अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं कि मुझे इस पैसे की एटलीस्ट अगले 10 सालों तक जरूरत नहीं है। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं एटलीस्ट मार्केट रिटर्न कमा पाऊं जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने बेटे के लिए। एंड तीसरा पॉइंट, मैं जिस भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो डूबे ना। तो ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड होते क्या हैं, किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आप मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में कि अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं मेरी तरफ से, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा उस वीडियो को। लेकिन मैं एक बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इंडेक्स फंड पे। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 जो होता है वो मार्केट इंडिकेट करता है। जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मार्केट आज गिर गया, मार्केट आज चढ़ गया। तो मार्केट का मतलब क्या होता है इंडिया में, मार्केट का मतलब होता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स। तो ये 2 तरीके के इंडेसेस होते हैं। तो निफ्टी 50 का मतलब भारत की टॉप 50 कंपनी, सिमिलरली सेंसेक्स का मतलब भारत की टॉप 30 कंपनी। तो मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया है निफ्टी 50 में, तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली भारत की टॉप 50 कंपनीज में लग जाएगा अगर वो मैं इंडेक्स फंड खरीद लेता हूं। तो मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस पैसे की जरूरत मुझे आज से 15 साल बाद होगी एंड 15 साल में इंडेक्स डेफिनेटली बढ़ेगा। यहां पे मैं आपको इंडेक्स का चार्ट दिखा देता हूं कि वो पिछले 15 सालों में कितना ग्रो करा है। तो इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, स्पेशली जो टॉप 50 कंपनियां हैं, उनमें तो ग्रोथ आएगी ही आएगी। अब अगर उनमें 15 सालों तक ग्रोथ आ गई तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाएगा एंड जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है उसकी भी रिटर्न बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स की बात करूं तो निफ्टी 50 का पिछले 20 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल की ग्रोथ करीब 12.5% आती है, जो एक काफी हेल्दी ग्रोथ रेट है।
12.5% के ग्रोथ रेट का मतलब आपका पैसा 5.5 साल में डबल होना, तो एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट होता है। और एक इंडेक्स फंड बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया होगा, एटलीस्ट ब्रॉडली स्पीकिंग, कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है, खुद के लिए इन्वेस्ट कैसे करना है, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कैसे करना है। अब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा असेस करें, ये जानने की कोशिश करें कि आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, कम रिस्की इन्वेस्टर हैं, आपको किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है वर्सेस नहीं अच्छा लगता है, एंड उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो डिजाइनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक बटन जरूर दबा देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।